कैसे हैं आप? बस ठीक है भाई। जी, बच्चों के लिए आपका क्या योगदान रहा? नहीं, फर्स्ट आएगी। फर्स्ट आएगी आमिना के पापा और बोल रहे कि फर्स्ट आएगी। कहाँ पढ़ती है आमिना? बस आपके पास ही पढ़ रही है। ना मतलब प्रॉब्लम के सब कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और मतलब मैं जो भी हूँ आज एक पेरेंट्स की वजह से और एक डिसेंट की वजह से ही हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। और आज डिसेंट गॉट टैलेंट एपिसोड नंबर 7। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आज वो वही है जिनको आप होर्डिंग्स पे देख रहे हैं। ऊन में हमारे एरियाज़ में जो अलग अलग होर्डिंग्स लगे हैं, जिन्होंने टॉप किया, हमारे क्लास 10 में टॉप किया उन्होंने। और बैनर्स, पैम्पलेट और मेरे जो पुराने पैम्पलेट्स ऑफिस में लगे वहाँ भी आमिना हर जगह पे हैं। सो आज उनको हम लाइव देखेंगे। हमारे शो पे आए हैं डिसेंट गॉट टैलेंट। सो आमिना प्लीज वेलकम। पठान आमिना इज विद अस। सो हाउ यू फील? गुड। Is it your first interview? यस। So any nervousness or anything like that? हाँ, आई एम एक्साइटेड प्लस नर्वस। Okay, excited plus nervous. So please have a seat. So अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ पठान आमिना एंड आई एम स्टडिंग इन 12th कॉमर्स। ओके, सो 12th कॉमर्स में आप पढ़ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सो 12th कॉमर्स तक आप पहुंच गए। कौन से क्लास से आपने स्टार्ट किया था डिसेंट क्लासेस के साथ? नर्सरी से 12th। ओके, वेरी बिग जर्नी फ्रॉम नर्सरी टू 12th, द 15 years जर्नी। ग्रेट, हैट्स ऑफ टू आमिना एंड हर पेरेंट्स जो जुड़े रहे हमारे साथ, दैट इज़ ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि आज का हमारा जो टाइटल होगा वो क्या होगा। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए टाइटल आज का? एज योर विश, जो आप मुझे समझते हो वो। सो आपको तो मैं अपने बेटी जैसा समझता हूँ एकदम। यू आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विथ मी एंड ऑल द टाइम यू आर ऑलवेज ओबेइंग एंड एवरीथिंग, द मोस्ट डिसिप्लिन। आपको काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी मिले हमारे तरफ से। सो आज मैं बात करना चाहूँगा कि टाइटल आज का हो द टॉपर्स इंटरव्यू। यानी जो बच्चे टॉप करना चाहते हो, जो बच्चे आगे आना चाहते हो और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, उनको हम कुछ सीक्रेट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप कुछ टिप्स देंगे, कुछ सीक्रेट्स बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे टॉप करना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और कैसे चीज़ों को अचीव करना है जो हमने प्लान किया हो, उसके बारे में बात करेंगे। सो क्लास 10th में आपका स्कोर क्या था? फिर आपने ग्रेजुअली क्लास 11 में क्या स्कोर किया वो आप बताएं थोड़ा सा। और स्टार्टिंग से आप बताएं कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे वो कैसे रहे आपके और कैसे आपने ग्रो किया। मतलब नर्सरी से लेके 5th तक तो मैं नॉर्मली स्कोर करती थी सेकंड थर्ड। 5th तक मैं सेकंड थर्ड में थी, बट 6th से मेरा फर्स्ट रैंक आना स्टार्ट हुआ और 6th से लेके 11th तक फर्स्ट रैंक की है अभी तक। 6th स्टैंडर्ड से? क्या बात है। क्लास 6 टू क्लास 11 आपका रैंक 1 ही है अभी तक। और 12th में भी आप टारगेट कर रहे हैं कि आप टॉप करें। क्या बात है। सो यू गाइस कैन गिव क्लैप। जो हमारे व्यूअर्स यहाँ बैठे हुए लाइव वो क्लैप कर सकते हैं। सो थोड़ा चीयर अप होंगे हमारे गेस्ट। सो दैट्स ग्रेट। सो गाइज आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, आप भी अगर कहीं से टॉप कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा क्लास 10 का रिजल्ट आना है। सो उसमें भी टॉपर्स के इंटरव्यू होने हैं। सो टॉपर्स तैयार हो जाएं, उनके भी इंटरव्यूज़ होने और उनके पेरेंट्स को भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि बुलाएंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस डिसेंट के साथ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आप तैयार हो जाएं क्लास 10 वाले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो, ताकि हमारे गेस्ट और होस्ट दोनों का मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि हम हर बार अपना जोश चेक करते हैं, हाउस द जोश, और खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट करें और इस वीडियो को थोड़ा क्या कहते हैं वायरल कर दें, क्योंकि टैलेंट इसी तरह चल रहा है, शोज इसी तरह जाते जा रहे हैं। आपने देखा कि कंटिन्यूसली हम एपिसोड पे एपिसोड एवरी वीक प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हर बार एक एपिसोड आता है फ्राइडे को 9:30 और ये जर्नी आगे बढ़ रही है। और आज हमारे साथ आमिना है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर कर दें। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ कि आपकी डिसेंट के साथ जर्नी कैसी रही, क्या था स्पेसिफिक, वो आप थोड़ा डिस्कस करें।
मतलब नर्सरी से लेके 12th तक तो जर्नी तो बहुत बड़ी भी है और बहुत अच्छी भी है। अगर पूरी जर्नी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ही नहीं ख़त्म होगी। हाँ, बट नर्सरी से लेके मतलब जब से बहुत छोटी थी मैं तब से लेके अभी तक यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और एक पेरेंट्स जैसा मैं आपको भी समझती हूँ और आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। फिर बाकी जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, उनसे भी हम लोग बिना मतलब प्रॉब्लम के सब कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और मतलब मैं जो भी हूँ आज एक पेरेंट्स की वजह से और एक डिसेंट की वजह से ही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टॉप भी कर रही हूँ या सबसे आगे हूँ तो वो सब पेरेंट्स की मेहनत से और आप लोग की मेहनत से ही है, तो इसके लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये टीचर्स का तो गाइडेंस होता है, जो मेहनत होती है वो बच्चे की ही होती है, एक डेडिकेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर वो पढ़ना चाहे तो हमारे टीचर्स, मैं कहूँगा कि उनको कहा गया है, मैं मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग में कहता हूँ कि बच्चे को पूरा एक गाइडेंस दे और जो भी उनकी क्वेरीज है सॉल्व करे। जनरली क्या होता है कि बच्चा डाउट पूछने से डरता है, क्वेश्चन पूछने से डरता है, उसको ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आता है क्या, आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप चुप बैठो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। बट हमारे ये स्टाफ मीटिंग में मेरा मेन पॉइंट यही होता है कि बच्चे को सवाल पूछना आना चाहिए। जब वो सवाल पूछ रहा है इट मीन्स वो पढ़ रहा है, यानी कि वो चीज़ों में कहीं रुक रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही टाइम है कि उसको गाइड करना है सही जगह पे और आगे बढ़ाना है। तो आप कोई स्पेशल टीचर के बारे में कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में मेरे अलावा भी जो टीचर्स रहे हैं उनका कैसा रोल रहा आपकी लाइफ में? वैसे तो सारे टीचर्स के साथ अच्छा ही था, बट राजिक सर एक है जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है अभी भी, 6th से लेके 12th तक। वो भी एकदम मेरे फादर जैसे हैं, उनसे मैं जो भी शेयर करती हूँ वो उसको समझते हैं, फिर उस पर एक्शन भी लेते हैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो, और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। अभी 12th का भी जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ वो आए, उन्होंने सबसे पहले यही बोले कि आप यहाँ वहाँ मत ध्यान देना, सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना। हाँ, कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातें मत करो, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। यानी एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है आपको। दैट्स ग्रेट। सो आज हम स्क्रिप्ट के साथ तैयार है और हमारी स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी रेडी, जिसमें पहला था हमारा इंट्रोडक्शन एंड वी डिड दैट। सो जर्नी विथ डिसेंट की हम बात करें तो जब अब छोटे थे यानी कि लोअर क्लास में थे तो आपको कैसे मतलब ये ख्याल आया कि आपको फर्स्ट करना है या आपको आगे बढ़ना है? कहाँ से ये मतलब एक होता है ना अंदर से क्रिएट हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है, टॉप करना है और नॉलेज को भी गेन करना है? वैसे तो मतलब नर्सरी में थी तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, नर्सरी से लेकर 3rd तक ऐसे ही पढ़ाई चलती रहती थी। फिर अचानक से 2nd में मेरा 2nd आया, 3rd में 3rd, 4th में भी 3rd और 5th में 2nd, और 6th में मतलब होप नहीं थी पर अचानक से मेरा 1st आ गया उसमें, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया था और थोड़ा हार्ड भी हो गया था। तो 6th से 1st आया ना, तब से मैंने सोच ली कि अब तो पीछे नहीं हटना है। अगर अब पीछे जाऊँगी तो नाम थोड़ा वो होगा कि रैंकर से फिर 2nd रैंकर या 3rd रैंकर हो गई है। तो उसके बाद से फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट की और अल्लाह की दुआ से सब फर्स्ट ही आ रहा है। क्या बात है। यानी नाम को बनाए रखने के लिए आपने काम किया और वो काम आज दिख रहा है कि आपने 10th में जो स्कोर किया वो 87% था। फिर आप 11th में गए तो आपने स्कोर किया 93%, और 12th में आपका क्या टारगेट है आप बताएंगे? तो ग्रेजुअली मैंने एक चीज़ देखी कि सिर्फ फर्स्ट रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं। मान लो कि क्लास में बच्चे है ही नहीं जो टॉप कर पा रहे हो, तो कोई बंदा है कि 72% पे भी मान लो फर्स्ट रैंक लेके आ जा रहा है, तो रैंक यहाँ मैटर नहीं करता है। मेरा ये कहना होगा कि आप खुद से खुद को कंपेयर करें, यानी प्रीवियस ईयर आपका क्या स्कोर था, यानी कितने परसेंटेज आपने स्कोर किए थे, उससे बेटर करने की ट्राई करें। यानी खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि कंपेयर करना है कि मैं सिर्फ फर्स्ट रैंक आऊँ। यानी फर्स्ट रैंक तो मान लो अगर बच्चे पढ़ने वाले है ही नहीं क्लास में तो 72% या 70 पे भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब उससे बिलो है, तो आप फर्स्ट कर लोगे। तो अगर आप मान लीजिए जैसा अभी आप कर रहे हैं कि मैंने 10th का स्कोर देखा आपका कि 10th में आपने 87 किया, 9th में आपने 10th में 87 किया, फिर 11th में आपने 93 किया, और अब आप 12th के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो यानी खुद को एक लेवल पे इम्प्रूव करना है, और जो भी लूप होल्स है कि कहाँ चीज़ें सही नहीं हो रही, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है और कैसे बेटर होना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो 12th का आप बताइए क्या टारगेट है आपका? अब 10th में तो A2 ग्रेड आया था, उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि A1 ग्रेड और A2 ग्रेड क्या होता है, बट अभी आइडिया हो गया है, तो इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और A1 ग्रेड पे पहुँच जाऊँगी। ओके, यानी टारगेट है कि A1 ग्रेड आपको लाना है 12th कॉमर्स में। सो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं तो वो तैयार हो जाए।
इस एरिया में A1 ग्रेड तो आमिना लेके आएंगे और ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है सबके लिए। और बाकी लोग भी लाए, इसका ये मीनिंग नहीं होता कि आप लोग नहीं ला सकते हैं, आप लोग भी लाएं, आप भी पढ़ें, और भी बच्चे कर सकते हैं। बट आमिना का एक गोल है, अभी एक टारगेट है कि उसको पढ़ना है, बेस्ट करना है और A1 ग्रेड पे आना है ना। दैट्स ग्रेट। अब मैं कहूँगा कि जो कोचिंग है उसका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? प्रिपरेशन विद कोचिंग एंड विदाउट कोचिंग को हम अगर कंपेयर करें तो आपका क्या कहना होगा इसके बारे में? आई थिंक प्रिपरेशन विद कोचिंग ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, क्योंकि 10th में भी मैं मोस्ट ऑफ टाइम यहीं पे स्पेंड करती थी ट्यूशन के अंदर। सुबह में भी आती थी, फिर दोपहर में भी आती थी और 7 बजे तक फिर रहती थी, 3 to 7 और सुबह में 9 to 11। तो मतलब आधा दिन तो मेरा यहीं पे जाता था और उसके बाद आधा दिन घर पे। और ऑफ कोर्स टीचर्स का सपोर्ट तो रहता ही है वहाँ पे। और ये भी बोलती हूँ कि मैं है ना किसी और से कंपटीशन नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से ही कंपटीशन करती हूँ। यानी जो मैंने कहा पहले से आप वही कर रहे हैं, खुद को ही बीट करते हैं, खुद को ही लेवल बढ़ाना है, ना कि किसी को कंपेयर करना है। तो आपका ये कहना है कि कोचिंग के साथ जो प्रिपरेशन होता है वो बेटर होता है। तो क्या लेवल से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रिपरेशन विद कोचिंग इज़ मोर कन्वीनियंट, या उसमें क्या चीज़ों का आपको इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्टडीज़ पे क्या डिफरेंस आता है? अभी हम लोग कोचिंग में है, कोई भी डाउट होता है तो हम लोग टीचर से मतलब पूछ लेते हैं। घर पे भी हम कर सकते हैं, बट अगर हम लोग फ़ोन में देखने जाते हैं तो हम लोग 2 मिनट जाके देखेंगे, उसके बाद फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर 1-2 घंटा उस पर स्क्रोलिंग चलती रहती है। इससे अच्छा है कि हम लोग ट्यूशन में आए, शांति से बैठ के पढ़े और जो भी डाउट है वो टीचर से वहीं पर क्लियर कर ले। यानी जो लोग मोबाइल से सपोर्ट लेते हैं, अगर डेडिकेटेड नहीं है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स कि एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक जाएगा और क्लिक जाते ही कोई वीडियो होगा तो वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर स्क्रॉल हो रहा है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रास्ते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप एक फोकसफुल स्टडी करना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर में आप है तो कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, कोई गैजेट नहीं है ना। गैजेट का यूज़ है अपने लेवल पे है, लेकिन वो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो कोचिंग इज़ मोर कन्वीनियंट, ऐसा आपका कहना होगा कि वहाँ विथ कोचिंग अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन तो एक प्रॉपर लेवल पे आप जा सकते हैं ना। दैट्स ग्रेट। सो टाइम कैसे आप मैनेज करते हैं और कैसे ये अचीव करते हैं? जैसे आपने कहा 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th क्लास तक आपने फर्स्ट रैंक का वो कंटिन्यू रखा और आप ग्रो भी कर रहे हैं, सिर्फ रैंक नहीं ला रहे, अपने जो परसेंटेज है वो ग्रो भी हो रहे हैं आपके। तो उसके लिए आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, उसके सीक्रेट्स क्या है, आप बताएंगे थोड़ा सा हमारे व्यूअर को, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि आमिना जब ला सकती फर्स्ट रैंक तो बाकी बच्चे क्यों नहीं ला सकते। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर वो चीज़ें हो और हर बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, एक पेरेंट आपके लिए जो करता है ना, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके क्लोथ्स, आपकी फ़ीस, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करता है। उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है ना तो उनको काफ़ी हर्ट होता है। जैसे अभी एक पेरेंट आए थे मेरे पास रिसेंटली ही एडमिशन के लिए, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो उनके फादर लेबर है, मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी करके भी बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे ट्यूशन, अच्छे स्कूल में, और वो बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके साथ हुई वो अपने बच्चे के साथ ना हो, यानी आगे उनको स्ट्रगल ना करना पड़े और पढ़ के एक लाइफ को सेटल कर ले। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करके एक जॉब मिलेगी, बट एक जीने का तरीका आएगा और एक लेवल पे आप अपना पोजीशन बना सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बताएं। मोस्टली तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे स्टडी करती हूँ, और जो भी मतलब स्कूल का टाइम होता है, ट्यूशन का टाइम होता है, वहाँ पे तो हम स्कूल में जो स्टडीज़ होती है, ट्यूशन में जो स्टडीज़ होती है वो करते हैं। बट सेल्फ स्टडी के लिए तो मैं मॉर्निंग का टाइम प्रीफर करती हूँ। और किसी किसी को आदत होती है लेट नाइट पढ़ने की, तो जिसको जो टाइम सूटेबल लगे ना वो टाइम में वो पढ़े। बट हाँ, उसके लिए फिर थोड़ी नींद कम करनी पड़ती है अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ऐसा नहीं कि आप मतलब 10 घंटे सो रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। सबसे पहले तो जो भी टीचर्स हमको पढ़ाते हैं स्कूल ट्यूशन में उस पर ध्यान दो, और उसके बाद वही चीज़ आके घर पे भी पढ़ो। और जो चैप्टर्स टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं ना, उनको भी एक बार आप लोग पढ़ो, फिर जब वो पढ़ाते ना तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ा था या पढ़ी थी। यानी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं चाहे कोचिंग से या स्कूल से, तो पढ़ने के बाद यानी टीचर के पढ़ाने के बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपका ये एक कहना होगा कि सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, और पढ़ने का जो बेस्ट टाइम है एज़ पर यू मॉर्निंग टाइम इज़ मोर बेटर। और कहते हैं कि रातों की नींदें थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करना है तो जब सारी दुनिया सो जाती है
तब आपको जागना पड़ता है, तब आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ डिफरेंट करना है तो। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे रिलीजन में है उसमें भी कहा गया है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, कुछ स्पेशल ऐसा करिए जो बाकी लोग शायद नहीं कर रहे। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे चीज़ों का अच्छा होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसका साइंटिफिकली यही रीज़न है, हमें डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, कुछ भी एकदम वेरी लाइट एटमॉस्फेयर रहेगा और हम उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये तो आपने बताया कि आपका ये प्लानिंग था। कहीं आपको डिसेंट क्लासेस की तरफ से टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प मिली, कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल प्लानिंग या कोई गाइडेंस मिला कि ऐसे करके आप टाइम मैनेज करें? हाँ, हम लोग को तो मतलब शेड्यूल्स पहले से ही बता दिए थे कि आप एक टाइम टेबल बना लो, आपको दिन में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है या फिर रात में क्या करना है। और सबसे मेन है कि स्टडी के साथ आप लोग प्रेयर भी कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्टडी कर रहे हैं और प्रेयर को साइड में ही रख दिए। प्रेयर और स्टडी दोनों हम लोग करेंगे ना तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा प्रेयर करने से, और उसके बाद स्टडीज़ में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और 10th में थे तब भी हम लोग को आपने गाइड किए थे कि अपना टाइम टेबल बनाओ, तो मैंने उस हिसाब से टाइम टेबल भी बनाई थी और उसको ही फॉलो की थी। यानी टाइम प्लानिंग भी ज़रूरी है और आपने टाइम प्लानिंग की और उस बेसिस पे आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। कोई टॉप सीक्रेट जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? और जैसे आपने अपना टाइम मैनेजमेंट बताया, कोई सीक्रेट ऐसा कि हाँ ये चीज़ें आप करोगे और ऐसे पढ़ोगे तो आप भी इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। और ये चीज़ें एक दिन में तो नहीं होता, कहता है ना कि ताजमहल एक दिन में नहीं बनता है। कोई भी पोजीशन पे पहुंचना है तो काम करना पड़ता है और ख़ुद को इम्प्रूव करना होता है। तो आप कोई टॉप सीक्रेट अपना बताना चाहें? कोई सीक्रेट नहीं होता है स्टडीज़ के लिए, बस आप लोग को जो गाइड करें ना, अगर आप लोग वो ध्यान से सुनो तो सब अच्छा कर सकते हैं। अभी हमको मोस्टली बोलते हैं कि आप लोग डाइजेस्ट ज़्यादा मत प्रीफर करो, टेक्स्ट बुक प्रीफर करो, बट स्टिल बच्चे वही डाइजेस्ट प्रीफर करते हैं। तो डाइजेस्ट प्रीफर करने की जगह में वो रट्टाफिकेशन करने लगते हैं ना, इसलिए बाकी की बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। इंस्टेड ऑफ डाइजेस्ट हम लोग को टेक्स्ट बुक प्रीफर करनी चाहिए और रट्टा नहीं मारना चाहिए, सिर्फ समझ लो और अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख दो, तो उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं और लेंथ भी होता है आंसर का उसमें। तो मैं यही बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक प्रीफर करना चाहिए, डाइजेस्ट नहीं। मैं भी 10th में मतलब डाइजेस्ट थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करती थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स में हुआ है। बट जब 11th में मैं आई और मैंने डाइजेस्ट मैंने खरीदी ही नहीं 11th में, मैंने पूरा टेक्स्ट बुक से ही कंटिन्यू की, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया है। तो 12th में भी वही करूँगी कि डाइजेस्ट नहीं प्रीफर करूँगी, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही प्रीफर करूँगी। एक्सेलेंट, दैट्स ग्रेट। यानी एक स्पेशल बात इन्होंने यही कही कि ज़्यादातर, मैं कहूँगा 95% बच्चे डाइजेस्ट को प्रेफर करते हैं। और उसमें भी मैंने जब पढ़ाया तो मैं देखता था अगर कोई ओरल ले रहे हैं तो बच्चे बताते थे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है टेक्स्ट बुक में, ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना वही है। यानी बच्चा एक सिलेक्टेड क्वेश्चन पे टारगेट करता था, उसी को याद करे और उसी को वो सोचता था कि वही आएगा। तो ये चीज़ें टोटली डिफरेंट है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कहता हूँ, और आपको चैप्टर क्लियर है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मान लो इंग्लिश का ही है, लिटरेचर है, अगर स्टोरी आपको पूरी तरह से पता है तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए आप उसको अटैम्प्ट कर ही लेंगे। और एक तो आपका ग्रामेटिकली आप ठीक है, ग्रामर पे आपने वर्क किया हुआ है, तो आप खुद के ओन वर्ड्स में जैसा आपने कहा बना सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिक्टो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, डाइजेस्ट में लिखा हुआ है, वैसा सेम टू सेम हो। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन के बेस पे अपने आंसर को फ्रेम करिए कि क्या पॉइंट्स पहले होने चाहिए, क्या एंडिंग होनी चाहिए। और अगर एक प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ कुछ आंसर लिखा जाए तो आपके मार्क्स स्कोर हो ही जाएंगे। क्योंकि आपने ओपन हाउस अटेंड किए होंगे तो आपने क्या देखा कि आप जिस पैटर्न में लिखते हैं आंसर को तो पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। हाँ, मतलब मैं जब 10th में थी ना तो मैं इतना प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दी थी, बट जब मैं 11th में आई और मतलब रविंद्र सर थे हमारे इकोसी वाले, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में और आंसर एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो जब हमारा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम हुआ ना तो मैंने वो अप्लाई की इको में, ओसी में, इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया और टीचर्स ने भी उस पर तारीफ़ की कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और आंसर लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोग है ना आंसर हमको थोड़ा कम याद है, हम छोटा लिखते चलता है, बट प्रेजेंटेशन पे ध्यान देनी चाहिए, राइटिंग गंदी नहीं हो, उसमें हम लोग लाइन वगैरह नहीं खींचे जा, खाली जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं पेंसिल खींच के आंसर्स के नीचे, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है कि टीचर डायरेक्ट उसी पे ध्यान देता है, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग को ना टीचर्स को खाली लंबे लंबे आंसर लिख के नहीं देना है, प्रेजेंटेशन भी दिखाना है जिसमें हमें फुल मार्क्स दे। यानी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और प्लस कट्स ना हो, जो हम कट करते हैं ना, मैं देखता हूँ बच्चे, अगर मान लीजिए कि आपने सीक्रेट की स्पेलिंग लिखी है, उसमें आप ई मिस कर गए या आप आई लिख देते हो सपोज, उसको अगर आप कट करते हो, कट करके फिर जब दूसरी बार उसको लिखते हो ना तो वहीं पे पहला ध्यान जाता है।
तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि आप जो कट्स बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई तो डोंट कट इट, लेट इट बी। यानी आपका प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, ओवरऑल पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आंसर है वो प्रॉपर मैनर में दिखना चाहिए। नहीं तो जो आपके कट्स होंगे उस पर ध्यान जाना है और आपको हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स को, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दैट इज़ ग्रेट। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स के रोल के बारे में। डिसेंट का रोल तो रहा आपके साथ बिल्कुल। आप ये जो कुछ भी अचीव कर रहे हो, जो आप रैंकिंग्स पे आ रहे हो, ऑब्वियस होता है कि आपको जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है घर पे, जो उनके साइड से पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। क्योंकि एक मान लीजिए आपका जो कोचिंग है वो सेकंड हाउस है, ऐसा समझ लीजिए। स्कूल है, कोचिंग है और घर है, तो तीनों का इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोचिंग का ही इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं स्कूल का भी इम्पैक्ट होता है और पेरेंट्स का। अगर हमको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, तभी हम फोकस कर पाएंगे पढ़ाई पे। नहीं तो मान लीजिए घर से अगर कुछ ऐसा नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलता है तो हम स्कूल में जाके भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना कोचिंग में कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा रोल रहा और क्या सपोर्ट उनकी तरफ से था। पेरेंट्स के बारे में तो जितना भी बोले वो कम ही होता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उनकी आज मैं जो भी हूँ ना, सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ। इतना सपोर्ट और इतना प्यार वो लोग देते हैं ना कि फिर मन नहीं होता है कि मैं उन लोग का दिल दुखाऊं। जब मेरा 10th में मैंने देखी कि मेरा 96.74 PR है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं 98 तक क्यों नहीं गई, और मैं रोने लगी। और अब्बू काम पे चले गए थे, बट जब अम्मी ने उनको फ़ोन किया ना, तो वहाँ से दौड़ते दौड़ते सिर्फ मेरे लिए आए और मुझे बोलते कि मैंने सबको मार्क्स बताया, सब बोल रहे इतने अच्छे मार्क्स है और तू रो रही है। उन्होंने बोले थे कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही ये मार्क्स है। और मेरी अम्मी की आंख में तो आंसू भी थे जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखे। तो वही होता है कि हम लोग को ना पेरेंट्स को हमेशा फील कराना चाहिए प्राउड, क्योंकि वो अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करते, हमारे ऊपर इतना खर्चा करते। वो अपने आप पे इतना अच्छा, मतलब क्लोथिंग उनका इतना अच्छा नहीं रहता है, बट हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे कोचिंग में, अच्छे स्कूल में हर चीज़ का नॉलेज देते हैं। तो हमको उनका हमेशा थैंकफुल रहना ही चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग भी पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं, स्टिल फेल हो जाते हैं, बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं। वही सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट वो ये नहीं सोचते कि वो जो फ़ीस भर रहे हैं उसमें हमारे पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। कोई भी VIP नहीं होता है, सबके पेरेंट्स मेहनत करते हैं और फिर मार्क्स लेके आते हैं। और जब मैं 10th में फ़र्स्ट की थी तो कुछ लोग ने ऐसा भी बोले थे कि टॉप करके इसको मिला क्या। तो मैं वही बोलूँगी कि जब मेरे मार्क्स आए थे ना, तो पेरेंट्स की आंखों में जब मैंने देखी थी ना, तो वो इतना प्राउड फील कर रहे थे। तो अगर आप है ना अच्छे मार्क्स लाके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोग वो चीज़ समझते नहीं हैं और सीधा बोलने लगते टॉप करके तुझे क्या मिला, तो पास भी हो सकती थी, या फिर बातें बनाते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि कभी आप भी ये चीज़ करके देखो और अपने पेरेंट्स को देखो, फिर वो कितना प्राउड फील करते हैं। दैट्स ग्रेट। जो इमोशन और जो कहते हैं ना कि उनका सीना चौड़ा हो जाता है, जब उनका जो वॉक होता है ना वो चेंज हो जाता है, उनका जो टॉक होता है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब एक फीलिंग आती, कहते हैं ना कि 10th का जो रिज़ल्ट आता है ना, स्पेशली 10th एंड 12th, आप 8 में हो, 6 में हो, 5th में हो, 10 साल कोई नहीं पूछता है। जब 10th का रिज़ल्ट आता है ना, तब उनके जो रिलेटिव्स हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कॉल करते हैं, तुम्हारी बेटी का क्या आया, मेरे बेटे का ये आया, तुम्हारे बेटे का क्या आया। मतलब हर कोई क्वेश्चन करता है। उस टाइम पे अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं होता है तो उनको आंसर करना बहुत हेसिटेट होता है उनको, और क्या बोले, कैसे बोले खुद को। और जब आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो दे आर वेरी प्राउड, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते, बोलते कि मेरी बेटी ने ये स्कोर किया। तो वहाँ से भी उनको एक चीज़ें मिलती हैं, यानी वो चाहते हैं कि सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त हो, वैल्यू हो। और कहने का मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चा सपोज़ नहीं कर पाया, तो रिलेटिव्स हो या नेबर्स हो, सब बोलते हैं कि तूने इतनी मेहनत करके या मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया या बेटी को पढ़ाया, क्या फ़ायदा हुआ। यही हुआ कि वो फेल हो गया या अच्छे मार्क्स नहीं लाया। तो मैं नहीं कहता हूँ फेल होना बुरा है, अगर कोई फेल होता है तो फिर से ट्राई करे, बट वही गलती को दोहराए नहीं, मैं ये कहूँगा। और अपनी गलतियों से सीखे और ट्राई करें कि जो आपके ऊपर इनपुट लग रहा है। अभी मैं बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि आप घर जाने के बाद क्या आप जॉब पे जाते हो, क्या नौकरी करनी होती है, या क्या आपको झाड़ू लगाना या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। पेरेंट को अगर आप बोल दो कि मुझे पढ़ना है, तो वो आपको एक काम छूने नहीं देगा, बोलेगा मैं सब मैनेज कर लूँगी। यहाँ तक कि बीमार होंगे तो भी वो मम्मी आपको हेल्प करेगी। आपको चाय चाहिए, वो रात में जाग के चाय देगी। मैंने देखा है कि मतलब मम्मी 1 भी बज रहा है ना, तो बेटा कुछ चाहिए क्या, या कुछ बना दूँ क्या, इतना सपोर्टिव होते हैं वो। किस लिए कि उनके अंदर एक फीलिंग है। और उसके बाद हमारा क्या है, उन्होंने जो इनपुट दिया, हमारा एक आउटपुट होना चाहिए उनके लिए। उनको ये फील होना चाहिए कि यार मेरी मेहनत
सही जगह पे लगी थी और काम आ गई, और उनको प्राउड फील होता है। तो वो बहुत ज़रूरी कि हम अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने पेरेंट के लिए पढ़ लें और कुछ कर दिखाए, कुछ नाम बना दे। जैसे आपके होर्डिंग्स लगे, मैंने देखा कि 10th क्लास में हमने हर जगह पे ऑलमोस्ट होर्डिंग्स लगाए, तो उसके बाद क्या आपको सुनने मिला या कैसे फीलिंग्स थे या बाहर से क्या रिव्यू मिले? जब मतलब मेरे एरिया में होर्डिंग्स लगे तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो बोलते हैं आमीना आप पे आपकी फ़ोटो लगी है वहाँ पे। फिर वो अपने पेरेंट्स को भी दिखाते और बताते कि वहाँ पे फ़ोटो लगी है। उसके बाद जब मेरे कुछ रिलेटिव्स गांव से यहाँ पे आए तो अब्बू उनको लेके जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो वो बहुत प्राउडली उनको दिखाते थे कि ये मेरी बेटी की फ़ोटो लगी हुई है। तो एक हम लोग को होता है ना, अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ किया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मैं भी मतलब खुश हूँ कि मैंने उनको प्राउड फील कराया और इंशाल्लाह ऐसे उनको कराती रहूँगी और डिसेंट क्लासेस को भी फील कराती रहूँगी यही चीज़। डिसेंट क्लासेस इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड कि वी हैव द स्टूडेंट लाइक दैट, जो एक डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। और कोचिंग सिर्फ 10th में पढ़ा देना या सिर्फ 12th के लिए पढ़ा देना ठीक है, अपनी अपनी जगह पे जो सोच है, बट मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक ग्रोथ चाहिए और एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए तो इनिशियली स्टार्टिंग से जो बेस बनता है, जैसे अभी हमारा छोटा स्कूल भी है, क्योंकि प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर का जो एज होता है वो डेवलपमेंट का एज होता है। तो मैंने बच्चों के अंदर देखा था कि बच्चों का रीडिंग अच्छा नहीं होता है, समटाइम्स 1st या 2nd से बच्चा आता है या 4th से आता है तो बच्चा इतना प्रॉपर मैनर में नहीं होता है। तो मैंने वो बेस के लिए स्कूल भी स्टार्ट किया है, दैट इज़ छोटा स्कूल, है ना। सो वहाँ पे हम बच्चों को डेवलप करते हैं और सीनियर केजी के बाद तो बच्चा जाना नहीं चाहता है, वो रोने लगता है कि नहीं मुझे यहीं पढ़ना है, फर्स्ट भी यहाँ हो। तो अभी 1st स्टैंडर्ड तो नहीं है हमारे यहाँ, बट इंशाल्लाह ज़रूर होगा जल्दी ही। तो मेरा ये सोचना है कि बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बेस से अगर बच्चा पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और कंटिन्यूस अगर पढ़ रहा है, तो आमीना उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने क्या ग्रो किया और स्टार्टिंग में क्या था और अभी क्या उन्होंने अचीव किया। तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग से जहाँ भी पढ़ाए, जरूरी नहीं कि डिसेंट में ही पढ़ाए, बट जहाँ भी पढ़े बच्चा उसको एक गाइडेंस मिले, एक कोचिंग मिले और उस वे में वो पढ़ता जाए और आगे बढ़ता जाए तो वो अचीव कर सकता है अपने गोल्स को। अभी हम बात करेंगे कि एक दिन पहले, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी। जैसे मान लो बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि रिक्शा में पढ़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में बुक लेके पढ़ते हुए जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी पढ़ रहे हैं और पढ़ने का स्टाइल होता है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी पेज पलटते, ये आंसर देख लो, वो आंसर देख लो। तो यहाँ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है 1 डे बिफोर एग्ज़ाम और कुछ आवर्स पहले एग्ज़ाम के? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि फटाफट वापस से देख लूँ। मतलब जैसे मेरी एग्ज़ाम है 9 o'clock की, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी, एक बार पूरा रिवीजन ले लूँगी और एग्ज़ाम के 2 या 2.5 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दूँगी। फिर फ्रेश होकर नाश्ता करके आराम से स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे भी आराम से बैठती हूँ। हाँ, अगर कुछ दुआ वगैरह पढ़नी होती है तो पढ़ लेती हूँ, बट वापस से मैं बुक नहीं टच करती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वापस से वो सब देखेंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, इसलिए मैंने फिर वो करना ही छोड़ दी, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए एग्ज़ाम्स के कुछ मिनट्स पहले तक बुक खोल के नहीं पढ़ना चाहिए, बंद ही रखनी चाहिए बुक। तो ये जो ट्रिक है या टेक्निक्स है वो आपको कहीं से पता चली या आपने खुद किया है ये? ऑफकोर्स आपने ही बताए थे, वहीं से पता चली है मेरे को, क्योंकि पहले एक टेस्ट हुआ था हमारा एसएस का, तो पूरी क्लास ने वही काम किया कि वो लोग रिक्शा में भी पढ़ के आए, मैं भी इनफैक्ट रिक्शा में से पढ़ के आई थी। और जैसे ही पेपर आया हमारे पास, हम सब भूल गए, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको याद हो, तो सबके कम मार्क्स स्कोर हुए थे। फिर उन्होंने और सब ने डाउट पूछे थे, तो आपने ये चीज़ बताए थे, तब से मैं वो चीज़ करने लगी, तो हाँ उसका फ़ायदा हुआ। बेनिफिट हो रहा है उससे कि केमिकल लोचा या कुछ मिक्सिंग नहीं हो रहा है एट द एंड। क्योंकि जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं ना, तो एक तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि मान लो कि एक चैप्टर की एग्ज़ाम है, तब तक तो ठीक है कि आप 1 घंटे या 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। मान लो बोर्ड एग्ज़ाम है, पूरी बुक आप सोचो कि सुबह उठ के मैं पूरी बुक पढ़ लूँ, वापस एक बार रिवाइज कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। जैसे ही आपको कुछ अच्छा अचीव करना तो प्री प्लानिंग हो और कुछ दिन पहले से आप टारगेट करें कि मेरे पास अगर 2 दिन का गैप है तो 2 दिन में मुझे 1 दिन में क्या कवर करना है, सेकेंड डे क्या कवर करना है, और प्रॉपर प्लानिंग से अगर चीज़ों को किया जाए तो ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया तो जो 2 आवर्स होते हैं बिफोर एग्ज़ाम के, वो 2 आवर्स आप अगर रिलैक्स रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहे, बाद में एग्ज़ाम में सर दर्द करना स्टार्ट होगा
उसके बाद सेकंड ये होगा कि यार स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे और उसके लिए फिर आप ट्राई करते हैं इधर उधर। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो बी रिलैक्स, जब हम काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद जो परफॉर्मेंस देते हैं ना वो ज़्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली जब हम लास्ट मोमेंट तक वरीड रहे, हरी में रहें और जल्दी जल्दी सब पढ़ते रहे। वो एग्ज़ाम में जाके फिर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नाइट होती है, मान लीजिए कल मॉर्निंग में आपकी एग्ज़ाम है, तो जो लास्ट वाली नाइट होती है ना, मैं कहता हूँ कि उस नाइट में भी ज़्यादा नहीं जागना चाहिए। उसके पहले वाली नाइट्स में आप जाग लो और थोड़ा सा मेहनत करो, बट लास्ट नाइट पे आपको थोड़ी बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए, बॉडी को भी प्रॉपर नींद चाहिए। जब प्रॉपर नींद ली होगी, आप रिलैक्स होंगे ना, तो नेक्स्ट डे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। नहीं तो आप यहाँ तो कहते हैं ना कि वो प्रैक्टिस मैच में तो बंदा बहुत अच्छा कर गया बट फाइनल मैच में नहीं कर पाया, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में ही सारी एनर्जी उसने अपनी ख़त्म कर दी थी। तो समझना है, पहले से प्री प्लान करना है, और लास्ट वाली नाइट है उसमें थोड़ा रेस्ट करना है और मॉर्निंग में थोड़ा रिवाइज़ करना है एंड देन गो। तो लास्ट जो आपने कहा कि 2 आवर्स पहले मैं रिवाइज़ करती हूँ और 2 आवर्स पहले स्टडी स्टॉप करती हूँ, तो मान लो मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हैं और क्या आपका टारगेट होता है। मान लो 15 चैप्टर है आपके पास, मैथ का ही एग्ज़ाम होता है, 15 चैप्टर है आपके पास, तो आप उसमें जो मॉर्निंग में कितने बजे उठ के और क्या पढ़ोगे जो आपके पास 3-4 आवर्स होते हैं उसमें? पहले तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, फिर सीधा फजर के टाइम पे उठती हूँ, फजर पढ़ के उसके बाद अगर मैथ की एग्ज़ाम है तो हम सारे सम्स करने जाएंगे तो होगा नहीं, पर मैथ्स में भी थियरी वगैरह आती है तो थियरी वगैरह मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, और अगर 1-2 सम मुझे करना होता है तो मैं प्रैक्टिकली कर लेती हूँ, उसको रट्टा नहीं मारती हूँ, क्योंकि सम्स तो कभी रट्टाफिकेशन होते ही नहीं है। तो 1-2 सम अगर हो गए प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बट अगर थियरी वाला सब्जेक्ट है तो उसमें टेक्स्ट बुक में हम लोग पहले से ही हाईलाइट करके रखते हैं कि कौन सा मेन पॉइंट है, तो वो फटाफट अगर हमारे पास 3 घंटे भी और 15 चैप्टर है तो हम लोग सिर्फ उसको एक बार पढ़ के समझ लेंगे तो वो हो जाता है। बट अगर हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं लास्ट टाइम पे तो हमको पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। आगे से तो हम लोग को वैसे ही पहले से पता होता है कि हाँ हम लोग को ये आ रहा है, बट पीछे का कभी कभी होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं लास्ट के चैप्टर्स, तो लास्ट चैप्टर से अगर हम लोग रिविजन स्टार्ट करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर होता है अगर 2 घंटे पहले हम लोग एग्ज़ाम से पढ़ रहे तो। यानी आपको कहना है कि लास्ट टू फर्स्ट जाना चाहिए, पहले एंडिंग चैप्टर 15 करे, सपोज 15 एंडिंग 15 14 ऐसे करते हुए फर्स्ट तक पहुँचे तो वो बेटर रहता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एग्ज़ाम में जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो क्या कभी ऐसा फील हुआ कि नर्वसनेस आ गई या कुछ प्रिपेयर नहीं है, ब्लैंक हो गया? जैसे ज़्यादातर बच्चों को मैं सुनता हूँ कि सर हम तैयारी तो करते हैं बट एग्ज़ाम में जब पेपर सामने आता है, पेपर देखने के बाद सब ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो ऐसा कभी सिचुएशन आया? ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब नहीं आ रहे होते, हम लोग पढ़े होते हैं पर हम लोग को दिमाग में नहीं होता है। पर वो होता है ना कि हम लोग एक बार हिंदी में भी अगर आंसर समझ लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो हम लोग लिख के आ जाते हैं उसमें। खाली छोड़ने से अच्छा है उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दे। और नर्वस जब भी होते हैं हम लोग जब हम लोग पढ़ के नहीं आए होते। अगर हम लोग पढ़ के आए होते तो नर्वस नहीं होते, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है बट पेपर देखने के बाद वो भी दूर हो जाती है। और चीटिंग वगैरह तो सब करते ही है और थोड़ी बहुत तो चलती भी है बट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे पेपर पास करना ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे मार्क्स हम दूसरों को दे देते हैं, तो वो सब भी नहीं करना चाहिए। अगर एक आध हमको डाउट हो रहा है तो हम लोग पूछ लेते हैं तो वहाँ तक चलता है, क्योंकि वो सब स्कूल्स में होता है, इनफैक्ट बोर्ड में भी कभी कभार हो जाता है। तो आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट छेड़ा है चीटिंग के बारे में। तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं? और क्या मतलब चीटिंग इन द सेंस के क्वेश्चंस पूछना फ्रेंड से या इधर उधर से पता करना, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है? क्योंकि जो चेकर होता है वो वॉक करते हुए जाता है, हमको देखना पड़ता है कि कब वो पीछे मुड़े और कब वो इधर ना देख ले, जो ये सब करना होता है। तो आपने ये सब चीज़ें कभी देखी और फील की? हाँ, ऑफ कोर्स फील किए। जैसे कभी कभी मैं होती हूँ पूरे कंसंट्रेशन से अपना पेपर लिख रही हूँ और किसी को वहाँ से डाउट आता है तो वो बार बार मुझे आवाज़ देता है कि बता बता, बट मैं बोलती हूँ 2 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, पर वो लोग बार बार वो लोग ना वो आंसर के पीछे पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं, जब टाइम बचे तब पूछे, उससे उनका भी टाइम ख़राब होता है और जो लिख रहा होता है उसका भी टाइम ख़राब हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, बट वो लोग कंटिन्यूअसली पूछते ही रहते। फिर एक आध में बता देती हूँ और वापस से कंटिन्यू करती हूँ तो फिर उनको दूसरा डाउट आ जाता है। तो ऐसे वो लोग का चलता रहता है। तो ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। पहले जो आ रहा है वो लिख लो, फिर जो नहीं आ रहा है वो यहाँ वहाँ से पूछते। अगर सब पूछ रहे तो ही पूछो, अकेले स्मार्ट बन के पूछने जाओगे तो फंस जाओगे।
यानी आपके हिसाब से वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है। और मैंने देखा कि अक्सर उस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना वो लास्ट में फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, जो आ रहा होता है वो भी उनका बाकी रहता है और फिर टीचर आते हैं और पेपर स्नैच करके चले जाते हैं। वो बोलेगा कि मुझे कंस्ट्रक्शन लिखना है, वो बोलेगा कि मुझे ये करना है, बट जो पूछने में टाइम कंज्यूम हो गया वो लास्ट मोमेंट पे फिर लॉस करता है उनको। तो आई थिंक कि वो अवॉइड करना चाहिए ऐसा, मिनिमम लेवल पे जाए, जो चीज़ें आपको आती है उसका प्रेजेंटेशन दे प्रॉपर मैनर में। और आप इतना तो तैयारी कर ही सकते हो कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला सके, उसके बाद फिर चीज़ें जैसी हो। ठीक है, अब मैं कहूँगा जब हम बातें कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स का आता है कि ये जो फ्रेंड्स होते हैं वही ज़्यादा पूछते हैं और टॉपर तो क्या कहते हैं परेशान हो जाता है। मैंने देखा है कि अगर माहौल क्लास में स्ट्रिक्ट ना हो, सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट ना हो, तो इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स के साथ कैसी आपकी जर्नी रही और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में और आपकी पढ़ाई में, ग्रुप स्टडीज़ में, या कहीं कुछ ऐसा आप डिस्क्राइब करें? हाँ, अगर फैमिली हो गया, कोचिंग हो गया, मतलब सारी चीज़ें जो हम पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद अगर कोई आता है तो वो फ्रेंड्स से आते हैं। और मेरे फ्रेंड्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, मतलब माही, मुस्कान है, साबिया है, बुशरा, ये लोग ने तो मुझे स्टार्टिंग से 10th में भी वो लोग ने मुझे सपोर्ट किए, 11th में भी सपोर्ट किया और 12th में भी वो लोग कर ही रहे। मस्ती तो सारे फ्रेंड्स में होती है, बट समझना हम लोग को होता है कि एक लिमिट तक ही हमें मस्ती करनी है। और बात आई स्टडी से, कभी कभी मैं बहुत लो फील करती हूँ तो वो लोग मुझे अच्छा फील करा देते हैं। या कभी कभी इस टाइम जो एग्ज़ाम थी ना, तो उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मैं स्टडीज़ उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो मैं सुबह में आती थी, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था और खांसी भी आ रही थी, तो वो लोग पानी की बॉटल ला के देते थे, फिर पीठ पे रफ़ करते थे। और उसके बाद एग्ज़ाम्स जैसे ही मेरी होती थी ना, वो लोग पूछते भी थे कैसा गया तेरा पेपर, अच्छा था, बुरा था। वो लोग भी कभी कभी मतलब पूछते हैं एग्ज़ाम्स के बीच में, बट वो लोग ऐसा बाकियों के जैसा नहीं करते कि बार बार मुझे डिस्टर्ब करे। अगर वो लोग एक बार पूछे और मैंने उनको बोली कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो वो लोग सब्र कर लेते हैं, फिर वो लोग लिख लेते हैं वो चीज़ें, फिर मेरा पेपर होता है, फिर मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए सबके अंदर। और सपोर्ट तो वो लोग ने बहुत ज़्यादा ही किए, तो मैं वो लोग की भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो लोग ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किए। और 12th में भी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स का एक मेजर रोल होता है लाइफ में, जो आमिना ने डिस्क्राइब किया कि मस्ती मजाक, एक सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम जब ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे काफ़ी क्लोज़ होते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते जो हम अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि आपने अगर चीज़ें शेयर की और अंदर नहीं भर के रखा तो आप रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा सा पीस रहता है माइंड में। और अंदर ही अंदर अगर कोई बंदा घुट रहा है या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, अगर शेयर नहीं कर पाता किसी से, तो वो काफ़ी परेशान रहता है। तो फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी लाइफ में। और स्टडीज़ में भी आप साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में अपने चीज़ों को शेयर कर सकते हैं जो भी है। दैट्स ग्रेट। अब गोल की बात करें, आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते हैं, टॉप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एट द एंड आपका गोल क्या है लाइफ में? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? अभी मैंने कुछ इतना अच्छे से फिक्स नहीं किया कि मुझे क्या करना है, बट हाँ अभी तक जो देख रही हूँ तो वो CS है। अगर CA के बाद कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में तो वो CS है, तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगी। बट उससे पहले भी एक बार मेरा 12th हो जाएगा, तो जो टाइम बचता है हमारा रिजल्ट के, उसमें एक बार मैं पेरेंट्स से डिस्कस करके फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। बट अभी तक मतलब है कि ऐसा CS करूँगी, क्योंकि CS 3 या 3.5 ईयर्स का होता है और कॉलेज भी हमारा 3 ईयर्स का होता है। तो हम अगर मैं दोनों साथ में करूँगी तो 3-3.5 साल के बाद मेरे पास 2 डिग्री साथ में होगी। तो अभी CS ही चल रहा है, बाद भी आगे देखते हैं। यानी CS के बारे में आप प्लान कर रहे हो और एक साथ 2 डिग्री का सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैचलर डिग्री भी मिल जाए 12th के बाद 3 इयर्स कॉलेज करके, और वहाँ पे पैरेलली आप साइड बाय साइड CS की भी पढ़ाई करें और उसका भी अटैम्प्ट दे के उसको भी क्लियर कर लें। सो CS क्या होता है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, या कैसे आपको ये ख्याल आया, और CS का क्या फ्यूचर है, तो और लोगों को भी थोड़ा एक गाइडेंस मिलेगा। CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, वो कंपनी के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो सारा काम है ना मैनेज नहीं कर सकते, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी होता है जो मैनेज करता है। मीटिंग्स अरेंज करना, मीटिंग में कितना टाइम हमें लेना है वो अरेंज करना, फिर किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो अरेंज करना। और अगर जब कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा बिजी है तो उसकी जगह पे CS भी काम कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है CS भी। कुछ लोग CA के लिए ट्राई करते हैं बट सभी उसमें नहीं जा पाते, तो एक CS भी बहुत अच्छा फील्ड होता है, बट वो भी थोड़ा होता है टफ। बट CS हम लोग कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स से बहुत ज़्यादा आगे जाती है CS में, बॉयज़ इतना प्रीफर नहीं करते CS। बॉयज़
सीए के लिए प्रेफर करते हैं ना, बॉयज़ सीए ज़्यादा बनते हैं और सीएस के लिए हाँ गर्ल्स ज़्यादा होते हैं। तो सीएस बन के फिर आगे क्या फ्यूचर है? मान लो सीएस बन गए, एक पोजीशन मिल गई, तो उसमें कितना पे आउट होता है और क्या फ्यूचर क्या है उसका? ऐसा कुछ आइडिया आपने कुछ रिसर्च किया? और सीएस बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कितना स्कोर करना ज़रूरी है 12th में, या जो बैचलर डिग्री में उसमें कुछ स्कोर करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ? अभी इतना डीपली तो मैंने सर्च नहीं की हूँ, बट अगर हाँ हमको सीएस बनना है ना, तो हमको हमारा करंट सिचुएशन क्या है, पास्ट का सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सबका आइडिया रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, हमारी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फिर हमको जो लॉ वगैरह है उसके बारे में भी आना चाहिए। तो सीएस बनने के लिए ना हमको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो हम लोग सीएस बन ही नहीं सकते। सो कितने टाइम में आप सीएस बन जाएंगे, क्या प्लान है? ड्यूरेशन 3.5 ईयर्स समथिंग होता है, तो उसमें हम सीएस बन जाते हैं। बट जैसा मैंने बोली अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट इंशाल्लाह कुछ कंफर्म करूँगी फिर मैं बताऊँगी। तो ये गोल आपने कब सेट किया, या इससे पहले आपको क्या गोल सेट करने में कहीं कुछ हेल्प मिली कहीं से, या कोई गाइडेंस मिला पेरेंट्स ने? जैसे कभी बोलते हैं ना, पेरेंट्स कभी सोचता है कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या कुछ एक होता है पेरेंट्स का गोल होता है, या कहीं इंस्टीट्यूट से या कहीं से एक गोल सेटिंग होता है कि मुझे ये करना है, और इतने साल पहले ही प्लान हो जाता है कि ऐसा कुछ करना है। हाँ, तो सबसे पहली बात होती है जब हमारा बोर्ड हो जाता है ना, उसके बाद सबसे बड़ा डिसीजन हमें वही लेना होता है कि हम साइंस फील्ड में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे। तो ऐसा होता है ना, सब ये बोलते हैं जिसके मार्क्स अच्छे आए वो कॉमर्स में जाके क्या करेगा, वो तो साइंस में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ज़रूरी नहीं होता है। जो लोग कम स्कोर करते हैं वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, और जो ज़्यादा स्कोर करते हैं ना कभी कभी वो पीछे रह जाते हैं। तो जिसमें हमें इंटरेस्ट हो ना, हमें उसमें जाना चाहिए। और सबसे पहली बात पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को फोर्स नहीं करे कि तुम साइंस ही लो, क्योंकि अगर बच्चा जा रहा है साइंस में फिर उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका और पैसे बर्बाद हो रहे हैं पेरेंट्स के। जब मेरा आया स्कोर तो मैंने 2-3 स्कूल जब मैंने चेंज करने का हुआ तो मैंने उनको दिखाई अपना रिजल्ट, तो वो बोलते हैं कि आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो, आप साइंस ले लो। तो मैंने वही चीज़ बोली, जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ उसमें। फिर पेरेंट्स को ऐसा नहीं था कि वो मुझे डॉक्टर ही बनाएंगे, इंजीनियर ही बनाएंगे, उन्होंने मुझे यही बोले थे जो तुझे लेना है, जिसमें तू कंफर्टेबल है उसमें जा। तो सारे पेरेंट्स में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर बच्चा डॉक्टर के लिए बोल रहा है तो आप उसको डॉक्टर कराओ, अगर वो मना कर रहा है तो आप उसको कोई और चीज़ कराओ, उसमें फोर्स मत करो। तो अगर गोल की बात आती है तो पहले तो मुझे इतना था कि मैं कॉमर्स ही लूँगी, साइंस तो नहीं लूँगी, क्योंकि डॉक्टर मतलब मेडिसिन हो गए, इंजेक्शन्स हो गए, ये सबसे मुझे डर लगता है, तो इतनी हिम्मत नहीं थी डॉक्टर की। तो कॉमर्स मुझे लेना था, बट पहले मैं सोची थी बैंकिंग करूँगी, बट सब बोलते बैंकिंग तो नॉर्मल है, कुछ ऐसा करो जो अपने एरिया में नहीं हो। तो ऑफकोर्स सीए नहीं है, तो मैंने एक टाइम तक सीए का सोची थी, बट फिर वहाँ से मना हो, मतलब ऐसा था कि सीए नहीं, हाँ डिस्क्राइब होते गया, फिर धीरे-धीरे क्लियर हुआ, सब क्लियर हुआ। तो उसके बाद मैंने सोची कि सीएस कर लेंगे, सीएस नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम लॉयर कर सकते हैं या फिर हम बीएड की डिग्री लेके टीचिंग में भी जा सकते हैं, तो होता है। तो कॉमर्स ऐसा है कि बहुत बड़ी फील्ड है, सिर्फ साइंस ही अच्छा नहीं है, कॉमर्स भी बहुत अच्छी फील्ड है। ओके। यानी जो मिथ फैला हुआ है लोगों में या स्टूडेंट्स में कि अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स लाने के बाद साइंस ले लेना चाहिए, और ज़्यादातर स्कूल्स भी अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों को ही साइंस में एडमिशन देती है ना, और लास्ट ऑप्शन होता है बच्चे के पास कॉमर्स का कि भाई मार्क्स अच्छे नहीं आए या परसेंटेज सिर्फ पासिंग है तो गो फॉर कॉमर्स। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये आमिना ने अभी बता दिया आपको साफ कि आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड में अगर आप जाते हो या उस ब्रांच को आप सेलेक्ट करते हो, मान लो आर्ट्स भी है एक ब्रांच, आपको वो जो अच्छा लग रहा है उस ब्रांच पे आप जाते हो तो उसमें आप अपने 100% दे पाओगे, अपने इंटरेस्ट से पढ़ोगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को, मैं भी वही कहूँगा कि पेरेंट्स को कभी भी फोर्सफुली कुछ नहीं बनाना चाहिए बच्चे को। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे को बताया जा सकता है कि देखिए आप सीएस बन के ये हो सकता है, डॉक्टर बन के ये हो सकता है, ये इसके मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है। अब डिसीजन उस पर होना चाहिए, यानी उसके पास 4-5 ऑप्शन हो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स वो लिखे। जैसे अभी 10th का रिजल्ट आना है ना 2 दिन में, तो 10th का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो बच्चे के पास तुरंत एक डिसीजन लेने का टाइम आ जाएगा। तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स के ऊपर ना जाए कि फ्रेंड्स ये ले रहा तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ या मैं भी साइंस ले लेता हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लिखना होगा एक पेपर पे।
आप लिखे कि मैं ये बनूंगा तो ये हो सकता है, ये करने से ये हो सकता है और इतना क्राइटेरिया है। उस बेसिस पे एक स्मार्ट डिसीजन ले कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा और क्या स्किल्स आपके अंदर है वो भी मैटर करता है कि उस स्किल के बेसिस पे आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी कम टू द हॉबीज़ कि आपकी हॉबीज़ क्या है या आपने और क्या अचीवमेंट लिए। जैसे पढ़ाई तो आप अच्छी करते ही, पढ़ाई के साथ साथ आप और क्या अच्छा करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है? कभी कभी स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा बोरिज्म होने लगता है तो मुझे मेहंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हाँ, मैं वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो कभी कभी बना देती हूँ अम्मी के हाथ पे या फिर मेरे हाथ पे, तो कहीं ना कहीं उससे मेरा फ्रेश हो जाता है और मैं उसमें अच्छी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं हूँ, सब तारीफ़ भी करते हैं उसकी। और आई ऑल्सो हैव सर्टिफिकेट। So we have the certificate आमिना कलामुद्दीन पठान इन दिसंबर 2020, यानी कोविड की बात है ये। कोविड के टाइम पे जब आप फ्री थे तो आपने मेहंदी कोर्स किया। ग्रेट। सो कैसा रहा था ये कोर्स आपका और क्या आपने फील किया जब आप सीख रहे थे? तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि पहले मैंने 1 मंथ की, फिर उसके बाद अम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने बीच में 2 मंथ का और की, फिर छूट गया था वो 10th आ गया, अरे नहीं मतलब छूट गया था। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, सब चीज़ें खुलने लगी तो मेहंदी क्लासेस भी खुल गई थी। तो मैंने सोची कि अभी फ्री टाइम में इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते। तो उस टाइम पर मैंने मेहंदी भी सीख ली और फ़ोन तो था ही, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी सीख ली। क्या बात है। यानी आमिना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इनकी मेहंदी भी अच्छी है, स्टिचिंग भी अच्छा है। जो सर्टिफिकेट है इनके पास ये और बाकी सारे सर्टिफिकेट मैं देख रहा हूँ कि डिसेंट क्लासेस की तरफ से सर्टिफिकेट है। पहला सर्टिफिकेट एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का है जिसमें इन्होंने फर्स्ट किया था, दैन 100% अटेंडेंस। तो यहाँ पे ये रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो अटेंडेंस की मैं बात करूँगा तो जैसा मेरा सोचना था कि इंडिया क्लोज होगा बट डिसेंट क्लोज नहीं होगा। कभी कभी वो कहते हैं ना भारत बंद का ऐलान, गुजरात बंद का ऐलान, बट हम क्लासेस को ओपन रखते थे कि बच्चे का पढ़ाई ना रुके और कोई एक गैप ना आए बीच में। हाँ, तो इसी तरह आमिना ने अपना रेगुलरिटी को कंटिन्यू रखा और ऑल द टाइम रेगुलर रहे। तो दैट्स ग्रेट कि उनकी रेगुलरिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल प्ले कर रही है उनको हाई स्कोर करने के लिए, कि कंटिन्यूस स्टडीज़, कंटिन्यूस क्लास अटेंड करना और उसका एक रोल। एंड वन मोर सर्टिफिकेट दैट इज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये भी इनको मिला था 2022 में। दैट इज़ ग्रेट। ये सारी मेमोरीज मेरे माइंड में वापस आ रही, जो हमारे फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं। दैट वाज ग्रेट। क्वीज़ कंपटीशन में भी इन्होंने स्कोर किया था, रैंक नहीं था बट क्विज़ कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और उनको सर्टिफिकेट मिला था 2021 में। दैट इज़ ग्रेट। एंड वन मोर 100% अटेंडेंस सर्टिफिकेट। सो मंथ वाइज हम सर्टिफिकेट देते थे और सारे मंथ में इनको सर्टिफिकेट मिलते थे। अब ये सर्टिफिकेट की खास बात यही है कि इसमें जो डेट है 7 जुलाई 2021, तो जो 7 जुलाई है उस डेट के बारे में आमिना ही बताएंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से याद है। इसी दिन मतलब डिसेंट क्लासेस ओपन हुआ था और इस साल हम लोग डिसेंट क्लासेस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफकोर्स ये मेमोरेबल है। मैं एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं ज्वाइन हुई थी, पर जब डिसेंट क्लासेस को हाफ ईयर हो गए थे उसके बाद से मैंने ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे कजिन्स रहते हैं मेरे, उनसे पता चला था। तो जब से मैंने ज्वाइन की उसके बाद फिर एकदम फैमिलियर हो गई और फिर यहाँ पे ही कंटिन्यूस। अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ डिसेंट क्लासेस। तो कहते हैं कि एक बार आप आओगे तो जाने का मन नहीं करेगा। तो चलो एक बार डिसेंट चलते हैं और देख के आते हैं कि क्या है ऐसा जादू कि वहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं होता है। अभी हमारे स्पोर्ट डेज़ हुए थे, तो स्पोर्ट डे में भी एक तबस्सुम मैम उन्होंने बोला कि सर यहाँ आने के बाद कहीं जाने का मन करता ही नहीं है। तो यहाँ हमारे टीचर्स हो या हमारे स्टूडेंट को हो, ऐसा एक कनेक्शन और ऐसा एक बॉन्डिंग मिलता है बिकॉज वी बिलीव इन द फैमिली। हमारा कहीं भी ऐसा ये नहीं होता है कि ये पर्सन की ये पोजीशन है, वी आर द फैमिली। हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स, एक टीम है, एक फैमिली है। तो वो एटमॉस्फेयर मिलता है कि बच्चा हो या टीचर हो कहीं जाना नहीं चाहेगा। सो एक बार आप भी आके देखें। और जो भी हमारे डिसेंटियंस देख रहे हैं, क्या उन्होंने भी ये फील किया जो हमारी आमिना बता रही है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर, वी रिमेंबर दोज डेज़ एंड हमें भी वही मेमोरीज़ हैं। और आज भी बच्चे आते हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा अफरान का, अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि डिसेंटियन बिकेम ए डॉक्टर। सो हमारे यहाँ डॉक्टर भी बनते हैं, कॉमर्स में CS भी बनते हैं। सो हम सारी तैयारी करवाते हैं, ओवरऑल एक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक लेवल पे लेके जाते हैं। सो अब हम एट द एंड पे आते हैं कि एट द एंड आप क्या कहना चाहोगे? कुछ स्पेशल लाइंस बोल के हम इस वीडियो को एंड करेंगे।
थैंक यू एवरीवन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो क्या बात है, ये आमिना को अंदर से ही आया। और जैसे ही हमने अभी कोविड की बात की कि कोविड में भी आमिना ने क्या किया कि अपने आप को मतलब फ्री नहीं किया। कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है तो इंसान कुछ भी डिस्ट्रैक्शन पे जाता है। बेहतर है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते रहे। बुक्स पढ़ना, इन्होंने मेहंदी सीखी, मेहंदी काफ़ी अच्छी हो गई, स्टिचिंग भी सीख लिया फ़ोन से। लोग जब गेम खेल रहे थे तभी भी आपने सीखना बंद नहीं किया, कुछ ना कुछ सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे लाइफ में। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं तरबियत से आती है। इंसान को अगर अच्छी तरबियत मिली है, पेरेंट्स से अच्छा गाइडेंस मिला है, तो वो ऑब्वियस है कि अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखेगा। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की ड्यूरिंग द कोविड, आपने देखा होगा कि बहुत कुछ किया, बुरी चीज़ें भी हुई, पढ़ाई छूटी भी लोगों की, लेकिन कुछ लोगों ने खुद को एक लेवल दिया और उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो यहाँ पे मैंने कहा पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा एक वो रहता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। और पेरेंट की जब बात आ रही है तो मैं आपके फादर को नहीं भूल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कलामुद्दीन भाई भी हमसे काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। और मुझे याद है उस टाइम का एक जो उन्होंने रिव्यू दिया था, बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुई थी और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जैसा कि मैं रिव्यू के लिए आता हूँ कि कैसी रही एग्ज़ाम, क्या था उस टाइम पे आपके पापा से जो बात हुई लाइव, तो उन्होंने जो चीज़ें बोली वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग थी और मुझे भी फील हुआ कि यार सही में दैट्स ग्रेट। सो वो वीडियो भी मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। सो हमारे व्यूअर्स वो चीज़ों को भी याद कर पाएंगे। 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर बिफोर का जो टाइम था, 10th के बाद जो रिजल्ट्स आए थे, 10th के बाद जो एग्ज़ाम के रिव्यूज़ थे उसमें। और हमारे पेरेंट्स हैं एक, जिनकी बच्ची हमारे पास नर्सरी से पढ़ रही है, फ्रॉम द बिगिनिंग सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़, ये हमारे पास ही पढ़ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे डिसेंट क्लास के बारे में? आपका बहुत अच्छा सफलता है, आप बस आप मेहनत करते रहिए। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिव्यूज़। नर्सरी से पढ़ रहे हैं, नर्सरी से आज तक पढ़ रहे हैं और अभी आगे तक आगे भी पढ़ेंगे। शुक्रिया। तो आप अपने पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ ऑसम। जैसे सब बोलते हैं कि सुपर हीरो होते हैं, वो भी मेरे लिए वैसे ही है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो भले ही एक टाइम के लिए वो मना कर दे, बट स्टडीज़ के लिए कभी भी वो मना नहीं करते। अब जैसे भी जितना भी खर्चा होना होता है स्टडीज़ के लिए, वो लोग अगर है भी उतने कैपेबल या नहीं भी है, पर स्टडीज़ के लिए वो हमेशा वो चीज़ खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और ऊपर से मैं जो भी मांगती हूँ वो पूरा कर देते हैं, मुझे मना नहीं करते कभी भी। तो ऑफकोर्स ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो पापा आपके सुपर हीरो है ऐसा। तो मोइन और आपके बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ कि मोइन बोलता है कि आपके लिए पापा ये करते हैं, मेरे लिए नहीं, कैसा कुछ कभी हुआ? हाँ, मतलब होता है। जैसे शॉपिंग का टाइम हो जाता है तो कभी कभी मैं वो लोग से ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ये हम लोग से ज़्यादा खरीदती है, इसका आप लोग ज़्यादा दिलाते हो। तो वो होता है। हाँ। सो दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा रहा, आपसे मिलके अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद डिसेंट। और लाइफ में आप आगे बढ़े, CS बने, CA बने, जो आप बनना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो, ऐसे विशेस है हमारे, बेस्ट विशेस कि आप एक पोजीशन पे पहुँचे और एक स्टेटमेंट प्रूव करे कि लड़कियां भी पढ़ सकती है और लाइफ में कुछ बन सकती है। तो जो लोगों के अंदर काफ़ी अभी तो अवेयरनेस आ गई है, बट अभी भी जो मिथ है कि भाई क्या पढ़ाना है, शादी ही तो कर देनी है, कौन सा कुछ उसको कर लेना है लाइफ में, तो 10th पढ़ा के छुड़वा दो या 12th पढ़ा के छुड़वा दो, उससे एक लेसन मिले लोगों को और लोग और गर्ल्स को भी आगे पढ़ाएं और कुछ बनाएं लाइफ में। तो ये मेरा एक आपके लिए कहते हैं कि एक दुआ है, ब्लेसिंग है कि आप बने और एक लेसन लोगों को दें कि लड़कियां भी अचीव कर सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।